हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैंने आप लोगों के लिए जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसका नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसके ऊपर अभी एक लेक्चर डिलीवर किया जा चुका है और इसमें मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर्स का पुनर्भुगतान करने के 4 तरीके हैं और जिसमें पहला तरीका जो हमने शुरू किया हुआ है वो है लमसम पेमेंट, यानी एक निश्चित समय के बाद सारी की सारी राशि का एक साथ भुगतान करना। और इस भुगतान के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डीआरआर का निर्माण करना समझाया था, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कि किस प्रकार से 25% आउट ऑफ सरप्लस में से 25% हमने डीआरआर में डालना है और अगर वो आउट ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट हो तो डीआरआर में 100% डालना है। आज इस डीआरआर से थोड़ा एक विस्तृत रूप मैं आपको समझाऊंगा और उस विस्तृत रूप का नाम है सिंकिंग फंड और इसका एक और नाम है डिवेंचर रिडम्पशन फंड। मींस इस रिजर्व वर्ड के स्थान पर फंड शब्द का प्रयोग करना है। ये सिंकिंग फंड क्या है फ्रेंड्स, कि जैसा आपको पता है कि जब कंपनी लमसम पेमेंट करती है तो कंपनी को एक साथ बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ती है, अ वेरी लार्ज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट। अगर कंपनी वो सारी राशि एक साथ दे देती है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, व्हाटएवर द पीरियड इज, तब कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है, करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं, जो कंपनी की वास्तविक पोजीशन है, उसके ऊपर एक बहुत नेगेटिव असर पड़ सकता है। जब इतनी बड़ी राशि, ये राशि कोई 5, 10, 20 लाख रुपए नहीं होती, करोड़ों रुपए में होती है, इवन सैकड़ों करोड़ रुपीज, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज। अगर इतनी राशि एक साथ पेमेंट की जाए तो कंपनी की हालत के ऊपर बहुत ज्यादा, फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इसलिए कंपनी क्या करती है, इवन हम लोग भी अगर हम वास्तविक अपने जीवन में देखें कि इफ वी नो कि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड हमें इतने रुपए की जरूरत है, तो हम एक साथ उसका प्रबंध नहीं करते, हम हर साल थोड़ा थोड़ा रुपया बचाकर इतनी राशि इकट्ठी करते हैं कि जिस वक्त हमें जितने रुपए की जरूरत है एट द एंड उतने रुपए इकट्ठे हो सके। वही चीज कंपनी करना चाह रही है कि जितने रुपयों की भी आवश्यकता है एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, उसका एक निश्चित अमाउंट हर साल अपने प्रॉफिट्स में से निकाल कर जमा करवाया जाए, उसको कहीं इन्वेस्ट किया जाए और वहां से उतने रुपए प्राप्त हो जाएं कि जितने हमें 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जितनी हमें आवश्यकता है। तो जब हम अपने फंड्स को आउटसाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, देन दैट रिजर्व इज कन्वर्टेड इनटू DRF, दैट इज द फंड। यानी रिजर्व है, जब तक वो रिजर्व आपके पास है, जैसे ही उन रिजर्व्स को बाहर की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, देन इट बिकम्स फंड। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड फंड, कि रिजर्व को जब हम बाहर की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो हमारे लिए फंड बन जाता है। तो या तो DRF फंड यूज किया जाएगा या सिंकिंग फंड यूज किया जाएगा, एक ही बात। और अगर आपने DRF या सिंकिंग फंड बना दिया है तब आपको DRR बनाने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज द पॉइंट कि DRR की जगह हम क्या बनाएंगे, फिर DRF या सिंकिंग फंड, ये आपकी आवश्यकता को पूरा कर देगा। अब पॉइंट ये उठता है कि कितने रुपए हम जमा करवाएं ताकि हमें लास्ट में जितने रुपए की आवश्यकता है उतने हमें प्राप्त हो जाए। इसके लिए आपके पास एक एनोटी टेबल होगी, जैसे आप लोगों ने लोग टेबल पढ़ा है, तो एनोटी टेबल में आपको एक जो भी फिगर दिए होंगे, वैल्यूएशन दिया होगा, उस वैल्यूएशन के हिसाब से हम जितने रुपयों की हमें जरूरत है 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, हम उससे उस टेबल की एक ऐसी राशि निकालेंगे जो हर साल हमने इन्वेस्ट करनी है, ताकि 10 साल 15 साल जो भी टाइम पीरियड है उसके बाद हमें इतने रुपए इकट्ठे हो जाए कि हम अपने उस ऋण का, उस डिवेंचर का पूरा भुगतान कर सकें। तो ये सिंकिंग फंड के निर्माण में आपकी मदद करेगा। सिंकिंग फंड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। Number 1, for replacement of an asset, and second one for repayment of a
लायबिलिटी। अब ये दोनों में क्या फर्क है? दोनों के लिए सिंकिंग फंड का निर्माण किया जाता है, तो इन दोनों में क्या फर्क है फ्रेंड्स? बेसिकली 2 or 3 डिफरेंसेस आर देयर, जस्ट कंसंट्रेट ऑन दोस एस्पेक्ट्स। ये क्या कहता है? ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के अगेंस्ट एक चार्ज है, खर्चा है। देखिए क्या होता है, जब आप सिंकिंग फंड का निर्माण किसी एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए बनाते हैं तो बेसिकली वो डेप्रिसिएशन ही होता है। एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है उतना ही अमाउंट हम लोग सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देते हैं, और उसके लिए एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। और ये स्टेटमेंट वर्ड क्या है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया होगा। ये वास्तव में जब हम खर्चा करते हैं उसके लिए यूज होता है, लेकिन जब हम रीपेमेंट की बात करेंगे तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, दिस इज एप्रोप्रिएशन और यू कैन से प्रोविजन अगेंस्ट प्रॉफिट या आउट ऑफ प्रॉफिट। ये खर्चा नहीं है, बल्कि ये हमारे प्रॉफिट को सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करने का एक तरीका कि जो प्रॉफिट हमारे पास है हम कहीं उससे डिविडेंड ना दे दें। तो ये लाभ का बंटवारा ही है, विभाजन है, लेकिन एक तरीके से हम इसको रिजर्व में रख रहे हैं। और इसके लिए जब हम एंट्री करेंगे तो हम एंट्री करेंगे सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू सिंकिंग फंड। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां सरप्लस वर्ड है, यहां केवल आपके पास स्टेटमेंट वर्ड है। ये खर्चा है, वो एक खर्चा नहीं है। पहली पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2 के अंदर फ्रेंड्स, डिस्पोजल ऑफ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड को जब लास्ट में डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, तो वो कैसे किया जाएगा? क्योंकि ये वास्तव में सिंकिंग फंड में जो राशि इकट्ठी हुई है वो वास्तव में यू कैन से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही तो है। जो डेप्रिसिएशन की राशि आप हर साल जमा करा रहे हो वो अक्यूमुलेट हो रही है। तो हम इस खाते को जब बंद करेंगे तो ये आपके एसेट्स के डेबिट बैलेंस को खत्म कर देगा। भाई इसकी रिप्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने पैसे इकट्ठे किए थे, तो सिंकिंग फंड टू एसेट्स में हम इसको खत्म कर देंगे। लेकिन यहां अगर हम बात करें, क्योंकि सिंकिंग फंड का निर्माण इसलिए किया गया कि कहीं हम उस लाभ को डिविडेंड के रूप में ना बांट दें। अब हमारा वो उद्देश्य पूरा हो चुका है, अब हम सिंकिंग फंड को किसमें ट्रांसफर कर देंगे? जनरल रिजर्व में। अब इस जनरल रिजर्व का प्रयोग हम लाभांश देने के लिए भी कर सकते हैं, बोनस शेयर देने के लिए भी कर सकते हैं। सिंकिंग फंड का कुछ हिस्सा कैपिटल रिजर्व में भी जाएगा, अगर वो उसमें प्रॉफिट हमें किसी प्रकार से जो अन्य तरीकों से प्राप्त हो जाए। अगर हम जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट बेच दी जाए, बेचने से हमें कुछ लाभ हो जाए, तो वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट्स है। तो ऐसे प्रॉफिट को भी सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया जाता है। तो ऐसा प्रॉफिट सिंकिंग फंड से जनरल रिजर्व में ना जाकर कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और इस चीज के बारे में आपको जब प्रैक्टिकल सम कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। एक और अंतर है फ्रेंड्स कि बैलेंस शीट में इसको किस प्रकार से प्रेजेंट करना है। बैलेंस शीट में ये कहां जाएगा? प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। ये जो सिंकिंग फंड अगर आपके पास बैलेंस पड़ा है तो एसेट्स, जो भी रिलेटेड एसेट्स होगी, जिस एसेट्स के लिए इसको बनाया गया है उसमें से लेस कर देंगे जो भी आपने सिंकिंग फंड का निर्माण किया है। लेकिन यहां जो रिजर्व एंड सरप्लस, जो आपका पॉइंट नंबर 2 है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, रिजर्व एंड सरप्लस में डीआरएफ को जगह मिलेगी, डीआरएफ या सी। तो ये बेसिक सा आपका पॉइंट है कि सिंकिंग फंड क्या है, आपको उसमें कितने पैसे डालने हैं, हर साल एक किस्त बनेगी, उस किस्त को मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट पे हमें हर साल ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। और अब जब हम दूसरे साल की किस्त जमा करवाएंगे, मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो जो ब्याज मिला है पहली किस्त पर, वो ब्याज भी साथ साथ इंटरेस्ट जो है इन्वेस्ट हो जाएगा, यानी कि ब्याज पर ब्याज लेंगे फिर हम लोग। तो द पॉइंट इज व्हाट, एन्युटी टेबल हमें बताती है कि एक साल में आपने कितनी किस्त जमा करानी है, उस पर कितना ब्याज मिलेगा, और उस ब्याज को फिर हम जब दोबारा जमा करवा देंगे तो हमें लास्ट में इतने रुपए प्राप्त हो जाएंगे जितने की हमें आवश्यकता है। ये है सिंकिंग फंड, इस प्रकार से काम करेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स में। मैं इन सबको अभी साफ कर रहा हूं और मैं आपको अब ले चलता हूं इस सिंकिंग फंड के वास्तविक निर्माण की तरफ। और वो निर्माण किस प्रकार से होगा उसके लिए मैं आपको कुछ जनरल एंट्रीज बताता हूं और एक प्रैक्टिकल सम मैं आपको उसमें करवाने की कोशिश करता हूं, इस लेक्चर में वो कवर हो सके। फ्रेंड्स कुछ चीजें देखिएगा कि किस प्रकार से ये जनरल एंट्रीज काम करेंगे, किस प्रकार से हमारा ये सम बनेगा। एट द जब हम स्टार्टिंग में कोई डिवेंचर इशू करते हैं, मैं अगर स्टार्टिंग से हम बात करें इशू ऑफ डिवेंचर्स की, तो एक पूरा पैटर्न देखिएगा। जस्ट सपोज कि 1 अप्रैल 2017 मैंने कोई भी एक इमेजिनरी डेट लिख दी है,
हम लोगों ने डिवेंचर इशू किए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कि हमने डिवेंचर्स को अलॉटमेंट कर दिया है, हम लोगों ने पैसे प्राप्त कर लिए हैं, और इसी तारीख को डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का खाता हम लोग बंद कर देंगे एंड टू डिवेंचर में ट्रांसफर कर देंगे। कितने रुपए? जस्ट सपोज 1 लाख, जस्ट सपोज 1 लाख। ये अभी मैं जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, फिर मैं ये जनरल एंट्री साफ नहीं करूंगा, केवल अमाउंट साफ करके एक सम हम प्रॉपर्ली करेंगे। साल के अंत में 31 मार्च 2018, फ्रेंड्स एन्युटी टेबल हमें दे रखी होगी, उस एन्युटी टेबल में जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से हम टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमें ये रुपए प्रीमियम पे रिडीम करने हों, जस्ट सपोज कि 1,10,000 रुपए हमें देने पड़ेंगे, तो उस एन्युटी टेबल की वैल्यू को 1,10,000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और एक फिगर निकाला जाएगा कि हर साल हम कितने रुपए इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट किसमें से होगी? सरप्लस में से। सरप्लस अकाउंट डेबिट, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड भी हो सकता है, डिवेंचर रिडम्पशन फंड भी हो सकता है। फिर इस सिंकिंग फंड में जो पैसा आएगा उससे हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, जिसका नाम होगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जितने रुपए के हम लोगों ने इसमें ट्रांसफर किए हैं वो रुपए हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। आमतौर पर जितने रुपए का सिंकिंग फंड होगा, बैलेंस होगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट भी उतने रुपए की ही बैलेंस को शो करेगी, एक्सेप्ट ऑफ सम केसेस जहां पर हम मान लीजिए कि रुपए तो इकट्ठे हो रहे हैं 66,329 और मार्केट में हमने इन्वेस्ट करने 100 का मल्टीपल, तो हम 66,300 इन्वेस्ट करेंगे। अगर 379 है तो हम 400 इन्वेस्ट करेंगे। यू नो अबाउट दीज थिंग्स। तो वहां पर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, अदरवाइज चेंजेस की संभावना इसमें नहीं है। तो ये है पहला साल, फर्स्ट ईयर। पहले साल की स्टार्टिंग में 2 एंट्री और अंत में 2 एंट्री। अब हम चलेंगे नेक्स्ट ईयर का एंड, और इसमें हर साल 4 एंट्रियां होंगी, 4 एंट्रीज होंगी हर साल। पहली एंट्री क्या होगी? जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसमें हमें ब्याज मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जितने भी ब्याज की दर होगी, ये ब्याज हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? किसमें करेंगे हम लोग? ये सिंकिंग फंड में। जिस प्रकार से हमने सरप्लस से किस्त ट्रांसफर की थी और वो रुपए हमने इन्वेस्ट किए, उस इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिला, वो ब्याज हमने फिर सिंकिंग फंड में डाल दिया, क्योंकि हम इस साल की तीसरी एंट्री में हम सेकंड इंस्टॉलमेंट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, सेकंड इंस्टॉलमेंट हम फिर से ट्रांसफर करेंगे। अब क्या होगा फ्रेंड्स? ये वाला ब्याज और ये सेकंड इंस्टॉलमेंट हम फिर से मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और एंट्री होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में क्या क्या इन्वेस्ट हो गया? एक तो पहली किस्त यहां इन्वेस्ट होगी, दूसरी किस्त प्लस में पहली किस्त का इंटरेस्ट यहां जमा हो गया। तो मार्केट में अब 2 किस्तें हो चुकी हैं, प्लस में पहली किस्त का ब्याज। और इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहेगा टिल द एंड ऑफ द ईयर, जिस दिन हम रिडीम करने वाले हैं। जस्ट सपोज रिडम्पशन ईयर आ गया 31 मार्च 2019, हम क्या करेंगे? फिर से हमें ब्याज मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ब्याज कितना मिलेगा? जितनी भी किस्तें प्लस ब्याज जमा हो चुका है उसके ऊपर। फिर उस ब्याज को क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम ट्रांसफर करेंगे अगेन किसमें? सिंकिंग फंड में। अंतिम एंट्री में हम फिर से सरप्लस लेंगे और किसमें डालेंगे? अंतिम किस्त सिंकिंग फंड में, लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये अंतिम ईयर है, अंतिम ईयर में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आज ही मैं इन्वेस्टमेंट करूं और आज ही मैं उसको बेच दूं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए क्योंकि यहां तक जितने सेकंड लास्ट किस्त तक जो रुपए है ना, वो तो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, अंतिम ईयर में नहीं करेंगे। तो अंतिम ईयर में अब क्या होगा? अंतिम ईयर में 31 मार्च जो 19 चल रही है आपकी, एक इमेजिनरी फिगर्स के साथ, फिगर्स तो मैंने लिखे ही नहीं इसमें, हम इस इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। बेचेंगे तो पैसा आएगा, जाएगा क्या? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अब इस इन्वेस्टमेंट को बेचने में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा।
क्योंकि आपने इसको बेच दिया है, तो एंट्री क्या करेंगे, बीइंग बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बेच दिया गया। मैंने किसी में भी नरेशन नहीं लिखी है, क्योंकि ऑल दिस नरेशंस हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड। जिस प्रकार से हम जो चीजें इसमें लिखते हैं वैसे वैसे हमारी नरेशन बनती चली जाती है। इशू शेयर्स में आपने पढ़ा, रिडम्पशन में पढ़ा, डिवेंचर में पढ़ा कि जब ये इशू की एंट्री होगी, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एनुअल इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर्ड टू सिंकिंग फंड, दैट्स इट। और यहां क्या लिखें, इन्वेस्टमेंट मेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज, और अगर उस सिक्योरिटीज पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह दे रखा है आप वहां इन्वेस्ट कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर्ड टू सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंपल थिंग इज देयर। सो ऑल दिस स्टफ गोज। यहां क्या लिखेंगे, बीइंग सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बेच दिया गया। तो अगर प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब, और वो किसमें ट्रांसफर कर देंगे, सिंकिंग फंड में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर्ड टू सिंकिंग फंड अकाउंट। और अगर लॉस हो गया तो रिवर्स एंट्री क्या होगा, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अंत में हम क्या करेंगे, डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे टू डिवेंचर होल्डर्स, और डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट्स इट। और सबसे अंतिम एंट्री में क्या करेंगे, सिंकिंग फंड का क्लोज कर देंगे अकाउंट, किसमें डाल देंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट ट्रांसफर टू जनरल। दिस इज द सिंपल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट कि हमने किस प्रकार से करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो ब्याज आपको मिलेगा हर किस्त पर, उस ब्याज के लिए आपको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट साथ साथ बना लेना चाहिए, क्योंकि हमें लास्ट बैलेंस वहीं से मिलेगा। मैं आपको ये सवाल करवाने के लिए थोड़ा सा बोर्ड साफ कर देता हूं, ये वाली एंट्री से साफ कर देते हैं, और ये मैं नरेशन साफ कर रहा हूं ताकि स्पेस दोबारा इसमें नजर आता रहे आपको कि मैंने आप लोगों के लिए क्या क्या एंट्रीज बताई है। क्योंकि अगर आपको ये एंट्रीज समझ में आ जाती हैं तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक हमारा अभी चल रहा है लंप सम पेमेंट, उसमें आपको कहीं पे किसी प्रकार का कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि सारे सम सेम चलेंगे। और आई होप आपको ये सब समझ भी आए। मैं आपको एक सम की पहले स्टेटमेंट लिखता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि खाते किस प्रकार से बनेंगे। कंपनी ने बताया है कि कंपनी 1 अप्रैल 7 को 2000 डिवेंचर 100 रुपए का एक इशू किया हुआ है 1 अप्रैल 7 को, और इसको रिडीम करना है, और रिडीम करना है 31 मार्च 2010 को। 1 अप्रैल 7 से 31 मार्च 2010, 12% डिवेंचर से आप लोगों के पास। कंपनी ने क्या किया, एक एन्युटी टेबल ली, और एन्युटी टेबल क्या कहती है कि अगर हर साल 0.320348 रुपए यानी कि 32 पैसे अगर हर साल जमा करवाए जाए, तो आफ्टर 3 years एट द रेट ऑफ 4% 1 रुपया बन जाएगा। यानी 32 पैसे 32 पैसे 32 पैसे यानी 32 32 32 96, मतलब 97 पैसे अगर आप जमा करवा रहे हैं 3 सालों में तो 1 रुपया बन जाएगा अगर ब्याज की दर 4%। दिस इज कॉल्ड द एन्युटी, कहते हैं सम करके दिखाइए। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया आपको ना कुछ अकाउंट्स पहले बना लेने हैं। मैं आपके लिए कंप्लीट सम करवा रहा हूं। 12% डिवेंचर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। सिंकिंग फंड अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। एंड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट
पर्टिकुलर्स और अमाउंट, मतलब हर एक चीज में सेम आपका रहेगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्योंकि ये फिगर्स हम लोगों ने लिखे हुए हैं, मैं इसी को ही जो है डेट्स को यहां चेंज कर देता हूं। अगर आपने ये जर्नल एंट्रीज करनी है तो उसके लिए जो ये अकाउंट्स की स्टेटमेंट है ये आपको साथ साथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये साथ साथ बनाएंगे तभी जाकर आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो पाएगा। इसलिए मैं आपको ये दोनों चीजें पैरेलल समझा रहा हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले 1 अप्रैल तक आपने डिवेंचर्स इशू किए हैं 12% 2000 का एक, यानी कि 2 लाख रुपीस। तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। तो फ्रेंड्स यहां देखिएगा 1 अप्रैल 2007 को बाय जो हमारे पास है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2 लाख रुपए। एक साल खत्म होगा तो इसको हमने कुछ भी नहीं करना, ये हमारे पास बच जाएगा टू बैलेंस सीडी 2 लाख। ये फ्रेंड्स पहला साल का डिवेंचर अकाउंट क्लोज हो गया। 31 मार्च 2008 को एक साल पूरा हो जाएगा और हम सरप्लस से सिंकिंग फंड में पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे। किस्त देखिएगा कितनी होगी, हमें चाहिए 2 लाख और अमाउंट कितना दे रहे हैं 0.320348, और जब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है इट विल बिकम 64070, 64,070 रुपए। यानी हर साल आप कितनी किस्त जमा कराएंगे 64,000। तो देख सकते हैं आप, अगर इसको 3 टाइम्स जमा करवाया जाता है लगभग 1,92,000 रुपए आप जमा कराएंगे, लेकिन हमारे ये बन कितने जाएंगे 2 लाख रुपए उस ब्याज की दर के साथ। तो 64,070 रुपए की किस्त आएगी एंड यू कैन सी फ्रेंड्स 64070 हम जमा करवाएंगे पहले साल के एंड में, और यही किस्त इतने ही रुपए हम इन्वेस्ट कर देंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। ये आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया और साथ साथ हमारे ये अकाउंट भी चलेगा। 1 अप्रैल 2007 बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 64,070 रुपए। 31 मार्च 8 को सॉरी ये हम लोगों ने 31 मार्च 8 को यहां पहली इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर की है 31 मार्च 2008। 31 मार्च 2008 को हमारा बैलेंस रह जाएगा कितना 64070। ये आपका फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया। 1 अप्रैल 8 को बाय बैलेंस बीडी 64070। इन्वेस्टमेंट में आ जाइए 31 मार्च 2008 टू बैंक अकाउंट आपने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं 64,070। 31 मार्च 8 बाय बैलेंस सीडी 64,070 रुपए। ये फ्रेंड्स आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। 1 अप्रैल 8 को टू बैलेंस बीडी 64,070 रुपए। ये एक साल का पूरा स्टेटमेंट आपका आ चुका है, और इसी चीज को हम यहां पे भी ले चले 1 अप्रैल 8 बाय बैलेंस बीडी 2 लाख के डिवेंचर अभी तक आपके पास। दिस इज फर्स्ट ईयर। अब हम चल रहे सेकंड ईयर में 31 मार्च 2009 को आपको पहले इसके ऊपर ब्याज मिलेगा 4% थी ब्याज की दर, हमने पढ़ा था 64070 का 4% ब्याज बनेगा 2563 रुपए। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट के ब्याज को क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसी डेट को इस इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर कर देंगे सिंकिंग फंड के अंदर। फिर इस ब्याज को जब हमने ट्रांसफर कर दिया तो हम दूसरी किस्त जमा करवाएंगे। दूसरी किस्त कितने की 64,070 रुपए, और फिर हम ये किस्त प्लस ये ब्याज इन्वेस्ट कर देंगे। ये कितना बनेगा, इसको अगर हम करें 66,500,633 रुपए, 66,633 रुपए हम मार्केट में इन्वेस्ट करें। ये आपके सेकेंड ईयर की सारी एंट्रीज हो चुकी। आ जाओ यहां पर आ जाइए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें ब्याज मिला और ब्याज को हमने ट्रांसफर कर दिया 31 मार्च 9 को बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। देख सकते हैं हमने ब्याज को ट्रांसफर कर दिया 2563 रुपए। इसी डेट को हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट डाली है बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल
कितने रुपए? 64,070। इसका टोटल जोड़ हो जाएगा 1,30,703, 1,30,703। 31 मार्च 2009 टू बैलेंस सीडी 1,30,703, 1,30,703 और 1 अप्रैल 2009 को बाय बैलेंस बीडी 1,30,703। ये हो गया फ्रेंड्स सेकंड ईयर का सिंकिंग फंड अकाउंट। या इन्वेस्टमेंट पे आ जाइए। इन्वेस्टमेंट की एंट्री में आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया गया 31 मार्च 2009 को अगेन टू बैंक कितना? 66,633। और अगर आप इसका जोड़ देखें 1,30,703 31 मार्च 2009 को बाय बैलेंस सीडी, इसका बैलेंस भी कितना आया? 1,30,703। ये साथ साथ बनाना इसलिए जरूरी है फ्रेंड्स क्योंकि अब थर्ड ईयर में जब आपको ब्याज मिलेगा तो वो ब्याज आपको इस 1,30,703 पर ही मिलेगा। तो वो सीडी को हम 1 अप्रैल 9 को टू बैलेंस बीडी बनाएंगे 1,30,703। ये हो गया बैलेंस। ये वाला सवाल बंद करो। यहां 31 मार्च 9 को टू बैलेंस सीडी 2 लाख, ये अभी भी 2 लाख है। 1 अप्रैल 9 को बाय बैलेंस बीडी, ये अभी भी कितना है? 2 लाख। दैट्स इट माय फ्रेंड्स। 2 साल कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। अब हम चलेंगे थर्ड ईयर में, और जो थर्ड ईयर है 7 हो गया, 7 से 8, 8 से 9। अब हम चलेंगे 31 मार्च 2010 को। और अब इस 31 मार्च 2010 में हमने इन्वेस्टमेंट को बेचना है क्योंकि 3 सालों की बात है ना, तो 1 और 1 2 साल तो हो गए, 3 साल में हमने बेचना है। दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन ईयर। अब क्या होगा फ्रेंड्स? आपको फिर से ब्याज मिलेगा 31 मार्च 10 को। कितने में ब्याज मिलेगा? 1,30,703 पर 4% ब्याज मिलेगा, 5228 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। इस ब्याज को हम क्या करेंगे? सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देंगे। आप यहां लिख सकते हैं 31 मार्च 10 बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए ब्याज है फ्रेंड्स? 5228 रुपए। इसी तारीख को अंतिम किस्त 64,070 रुपए की। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अगर मैं अंतिम किस्त जो है 64,070 की यहां जमा कराता हूं तो ये टोटल जोड़ बन जाता है 2,01,000 रुपया। क्योंकि इस सवाल में हमने कुछ ऐसा नहीं, कोई स्टेटमेंट में ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आपने 10% फायदे पे बेच दी, 5% लॉस पे बेच दी, ऐसा कुछ नहीं है। एट पार बेची गई है, तो इसलिए 2,01,000 रुपया है। तो हम इसका क्या करें? ये जो 70 रुपीज की किस्त थी इसको हम 1 रुपया कम जमा कराएंगे 64069, ताकि 2 लाख रुपए पूरे बन सके। और ये कब पता चलेगा? जब हम ये अकाउंट पैरेलली साथ साथ बनाते चले जाएंगे। तो यहां पर हम किस्त कितने की जमा करवाएंगे? 64,069 रुपए। ये आपके 3 साल हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब अंतिम साल है इसलिए हम ये किस्त जमा नहीं करवा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैं इसको ऊपर से थोड़ा बोर्ड साफ कर रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो एंट्री मैंने यहां लिखी थी, जो बोर्ड पे जगह कम होने के कारण मैंने साफ कर दी थी। अब हम 31 मार्च 10 को है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले। हम इस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे जरूर। बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पैसा। और जाएगा क्या? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि एक पार बेचना है तो 130,703 की पड़ी है। कितने में हम बेच देंगे? 31 मार्च 2010 बाय बैंक अकाउंट 130,703, 130,703, 130,703। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये अकाउंट क्लोज हो गया। कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ। फायदा नुकसान होता तो हम इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। अब क्या करें फिर? अब हम लोग डिवेंचर रिडीम कर देते हैं। कितने परसेंट डिवेंचर है? 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, क्योंकि ये एट पार ही देना है। 2 लाख 2 लाख। अंतिम एंट्री में क्या लिखेंगे? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाउ मच फ्रेंड्स? 2 लाख 2 लाख। ये भुगतान हो गया फ्रेंड्स। 1 मार्च 10, यहां जाओ 31 मार्च 10। डिवेंचर्स क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं। किसके कारण हो रहे हैं? टू डिवेंचर होल्डर्स 2 लाख। ये लीजिए फ्रेंड्स, अकाउंट इज क्लोज्ड। एक अकाउंट क्लोज, अकाउंट इन्वेस्टमेंट क्लोज। यहां आ जाइए, क्योंकि हमने सारे के सारे डिवेंचर रिडीम कर दिए तो हमारे सिंकिंग फंड का उद्देश्य कंप्लीट हो चुका है। उसको किस में ट्रांसफर कर देंगे? जनरल 2 लाख। और यहां क्या लिखेंगे? 31 मार्च 10
टू जर्नलिज्म, 2 लाख, 2 लाख, अकाउंट इज क्लोज्ड। दिस इज ऑल अबाउट कि किस प्रकार से हम लोगों ने ये दिखाना है कि हम जब सिंकिंग फंड का निर्माण करेंगे तो कितनी किस्त उसमें जाएगी, किस प्रकार से उसमें ब्याज मिलेगा, ब्याज प्लस में नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को कैसे इन्वेस्ट करेंगे, और अंत में हमें इतने रुपए प्राप्त हो जाएगी कि हमारे डिवेंचर्स का भुगतान हो सके। कुछ ऐसे सम आएंगे जिसमें हम अपने इन्वेस्टमेंट को ज्यादा रेट पे बेचेंगे, कम पे बेचेंगे तो फायदा या नुकसान होगा, उसका हमारे सिंकिंग फंड और इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ेगा, कहां से पैसों का हम इंतजाम करेंगे, ये आने वाले सवालों में मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपको ये लेक्चर भी पसंद आए, समझ आए, और जो ये मेन टॉपिक है इट्स टेक्निकल वन लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो। अभी लमसम पेमेंट पर मैं अभी एक लेक्चर और भी डिलीवर करूंगा जिसमें मैं एक सम और लूंगा, एक या दो सम हम और लेंगे, लेकिन उसमें मैं इतनी सारी डिटेल ना बताकर बेसिकली ये एन्युटी टेबल, अगर किसी में एन्युटी टेबल दे ही ना रखी हो तब हम उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।